Hello everybody and welcome back to my channel. So today we will continue with the part 4 of class 10th NCERT Economics. As we have started the chapter 2nd, that is sectors of Indian economy, and we have already discussed primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector means agriculture, secondary sector means industrial sector, and tertiary sector means the service sector such as banking, insurance, transportation. Now we will move on the further topic, and that is organized and unorganized sector. देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, जिसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, मीन्स देर आर पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मीन्स जिसमें कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लेबरर्स. सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस इन डिटेल. द वेरी फर्स्ट थिंग, वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी. इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जितने भी वर्कर्स काम करेंगे उनको जॉब सिक्योरिटी होती है. मीन्स डेली बेसिस पे ऐसे नहीं होगा कि आपको एवरी डे यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू, और जो जैसे लेबरर्स होते हैं डेली बेसिस पे हायर करते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसे नहीं होता. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी होती है. इफ़ वंस यू आर अपॉइंटेड, सो देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर और लाइफ टाइम, डिपेंड्स अपॉन, तो आपको जॉब सिक्योरिटी होगी. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि इसमें लेबरर्स होते हैं. सपोज आज हमें 10 लेबरर्स चाहिए, देन वी हैव हायर्ड दोज 10 लेबरर्स, एंड फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे वी डोंट रिक्वायर देम, सो सिंपली वी कैन डिनाई देम. तो ऐसे नहीं होगा दैट वी हैव टू हायर देम ऑन द रेगुलर बेसिस. हम जब चाहें जितने लेबरर्स अपॉइंट कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, एंड इफ ड्यू टू एनी रीज़न next day we don't require the labor, then we can deny them. So there is no job security for the workers in the unorganized sector. Organized sector में जो workers हैं they will get salaries पर month होती हैं, तो उनको monthly salaries मिलेंगी क्योंकि organized sector में employees काम कर रहे हैं. And on the other hand unorganized sector, इसमें जो workers हैं they will get daily wages. लेबरर्स होते हैं तो उनको पर डे वेजेस मिलती हैं, डेली वेजेस. रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड ऑन द अदर हैंड. वर्कर्स गेट बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, पेड लीव एंड मेडिकल बेनिफिट्स. जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जैसे कोई भी हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं. तो अगर उसमें कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, पेड लीव मिलेगी. पेड लीव मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द रूल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू कैन टेक 15 लीव्स इन अ ईयर, एंड फॉर एग्जाम्पल you have taken only 5 leaves. Now your 10 leaves are pending, so government may pay you the salaries for those 10 days. okay, तो ऐसे पेड लीव भी होती है. मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें कोई प्रोविडेंट फंड जैसी चीज़ें, मेडिकल बेनिफिट, पेड लीव ऐसा कुछ नहीं होता. लेबरर्स होते हैं, अगर आप लेबर आपको आप काम करोगे तो आपको डेली वेजेस मिल जाएंगी, अगर आपको काम नहीं मिला तो आपको वेजेस भी नहीं मिलेंगी. वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड हियर. सो इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड. फॉर एग्जाम्पल द वर्किंग टाइम इज़ फ्रॉम 10 AM to 5 PM. okay, so there will be a particular time limit. On the other hand जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं होते. समटाइम्स इट वेरीज फ्रॉम 10 to 12 hours. नॉर्मली जो वर्किंग आवर्स होते हैं इन इंडिया दैट इज़ 8 hours पर डे, बट इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ये कभी 10 hours हो सकता है, 12 hours हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन. ओके, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं होते. इट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बिकॉज इट हैज़ सम formal processes and procedures.
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होगा, जैसे अगर आपको अपॉइंट होना है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, देन यू हैव टू क्लियर any prelims, mains, then interview, and then you will be sent for the training and development program, then you will be appointed. So there is a proper process and procedure which will be followed, okay? And after your joining also you have to follow the rules and regulations of the organization. But unorganized sector में ऐसा कुछ नहीं है. सुबह हमें काम के लिए कोई चाहिए, हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि हमें 10 लेबरर्स चाहिए, तो उसने हमें ला के दे दिए 10 लेबरर्स, तो बस हो गया, उनको हमने हायर कर लिया, दैट्स इट, ठीक है. तो इसमें कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता, प्रोसीजर्स नहीं होती. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल. एम्प्लॉयज़ का खास ध्यान रखा जाता है कि उनको वर्किंग कंडीशंस फेवरेबल हों. अगर ऐसी जगह पे काम चल रहा है जहाँ पे हीट ज़्यादा है तो एसी इंस्टॉल किए जाते हैं. जैसे कंप्यूटर्स का काम है, तो कंप्यूटर्स से भी आपको पता ही है हीट प्रोड्यूस होती है, तो उन लाइक नॉर्मल टेम्परेचर करने के लिए एसी इंस्टॉल होते हैं. तो हर एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयज़ के लिए वर्किंग कंडीशंस को फेवरेबल किया जाता है. बिकॉज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ह्यूमन बीइंग्स एम्प्लॉयज़ आर ट्रीटेड एज एन एसेट. बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता. लेबरर्स को धूप में भी काम करना पड़ता है. इफ़ इट इज़ रेनिंग दे मे हैव टू वर्क, सो इट डिपेंड्स अपॉन. तो उनके लिए कुछ ऐसा फेवरेबल अनफेवरेबल चीज़ें नहीं देखते, बस उनको काम करना होता है, ठीक है. तो ये है मेजर डिफरेंस. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसे ही, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. यू कैन वंस हैव अ लुक ऑन दिस. ओके, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप के बेसिस पे हम सेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं इन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. इसको भी हम डिफरेंस में ही समझेंगे. देखो, इससे क्या है, आपके एनसीईआरटीज़ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो रहे हैं और आपका एक अलग से लाइक आपको रेडीमेड क्वेश्चन मिल जाएगा. तो आप यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, वंस अंडरस्टैंड दिस, देन यू विल बी एबल टू राइट इन एग्जामिनेशन एंड यू विल हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट एज वेल. सो पब्लिक सेक्टर क्या है, एज द नेम ऑनली सजेस्ट, पब्लिक सेक्टर जिसमें पब्लिक का शेयर ज़्यादा है. पब्लिक मीन्स पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, वो कौन है, गवर्नमेंट. तो पब्लिक सेक्टर काइंड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप होगी, ठीक है. एनी इंडिविजुअल कैन बी द ऑनर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन बी द ऑनर. सो लेट्स गो विद द डिफरेंस. In the public sector, the government owns most of the assets and provides all the services. तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के पास ही सारी एसेट्स होती हैं और वही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स. देखो, जो गवर्नमेंट स्कूल की प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, बिल्डिंग है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा गवर्नमेंट की एसेट है और वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर है. Private sector. In the private sector, ownership of assets and delivery of services are in the hands of private individuals or companies. तो private sector में क्या होता है, जो assets हैं उनकी ownership किसी private individual के पास हो सकती है. For example, आपने आज के 10 साल बाद कोई private school open कर लिया, तो उसकी जो land है, building है, जो भी equipment है, उस पे आपकी ownership है, तो वो क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर के अंडर आएगा. ये जो सेकंड पॉइंट है, ये बाय मिस्टेक थोड़ा प्रॉब्लम है. प्राइवेट वाला पब्लिक वाली साइड एंड पब्लिक वाला प्राइवेट वाली साइड पॉइंट चाहिए था. सो आप इतना मैनेज कर लोगे. आई बिलीव यू पीपल आर क्वाइट इंटेलिजेंट एंड कोऑपरेटिव एज वेल. तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सेट कर लेना, ठीक है. तो पब्लिक सेक्टर में सेकंड पॉइंट है, द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट्स. Governments raise money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it. पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव कभी भी प्रॉफिट्स नहीं होता. उनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर. तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर तो करेगी नो डाउट, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज कहाँ से देंगे. तो गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है, जैसे हम इनकम टैक्स पे करते हैं या फिर हम जीएसटी पे करते हैं. तो ये सब टैक्सेस को कलेक्ट करके गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कवर करती है. जो भी सैलरीज हैं वो इन टैक्सेस से ही पे होती हैं, ठीक है. एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा,
Activities in the private sector are guided by the motive to earn profits. मेन मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर का टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स. टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. अगर हमें कोई भी सर्विस चाहिए प्राइवेट सेक्टर से तो हमें उसके लिए पेमेंट करनी होगी. ठीक है. The main way of making revenue is through public revenue like tax, duty and penalty. पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको मेन इनकम कहाँ से होती है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा. टैक्सेस कलेक्ट कर लेंगे, मींस इनकम टैक्स कलेक्ट कर लिया, जीएसटी कलेक्ट कर लिया, या फिर एक्साइज ड्यूटी हो गई, ये उनके लिए इनकम होती है. एंड पेनल्टी, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मेंटेन करोगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम करोगे, जैसे आप एक बाइक पे बिना हेलमेट के 4 जने जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प नहीं कर रहे, यू आर वायोलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो आपको पेनल्टी होगी, आपका चलान हो जाएगा. देन वी हैव टू पे दैट अमाउंट. द फाइन दैट यू आर पेइंग फॉर दिस, वो भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू हो जाएगा. एंड इन द प्राइवेट सेक्टर their main way of making revenue is through issuing shares and debentures or by taking loans. तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, उनके पास जितनी भी कैपिटल होती है उसको वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शेयर. तो शेयर्स को सेल करते हैं, डिबेंचर्स को सेल करते हैं और उससे पैसा लेते हैं. यू आर न्यू टू दीज टर्म्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सो लेट मी ट्राई टू मेक यू मोर क्लियर. अब देखो, जैसे मेरी कोई कंपनी है और मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है सपोज 1 करोड़. 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और मेरे पास 1 करोड़ नहीं है. ठीक है, मेरे पास कितना है, 40 लाख. अब मुझे 60 लाख चाहिए, तो मैं कैसे अरेंज करूँगी. तो मैंने आप लोगों को कहा कि मेरे पास ये आइडिया है दैट आई कैन रेज अ बिजनेस. मेरे पास कुछ ऐसा ब्रिलियंट प्लान है जिससे मैं इस बिज़नेस को बहुत ऊपर लेके जा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो आप शेयर होल्डर बन जाओ, मीन्स मेरी कंपनी में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसका शेयर आपको भी मिलेगा. तो आपने कहा ठीक है. तो मैंने कहा लेकिन एक शेयर 10 लाख का है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो मुझे चाहिए 60 लाख. तो आप ऐसे करो, जितने शेयर आप परचेज़ कर सकते हो कर लो, बाकी अपने फ्रेंड्स को बोल दो, रिलेटिव्स को बोल दो, जो भी शेयर परचेज़ करना चाहे कर सकता है. ऐसे शेयर्स को अलॉट करके मैंने आपसे पैसे ले लिए. वो पैसे शेयर कैपिटल है प्लस वो क्या है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करके ली हुई मनी है. तो प्राइवेट सेक्टर ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे रेवेन्यूज़ लेते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करके. Public sector, the benefits of working in public sector is that it gives job security, allowances and retirement benefits. देखो, पब्लिक सेक्टर में आपने सुना ही होगा, आप चाहे जितने भी you are earning quite enough, and in India this is the trend that people used to ask that are you on government job. So this so called government job tag matters a lot, right? तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही सब लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पब्लिक सेक्टर में आपकी जॉब की सिक्योरिटी होती है. आपको कोई ऐसे ही बिना रीज़न के दूसरे 10वें दिन ऐसा नहीं होगा कि आपको डिसमिस कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा. यू विल बी गिवन अलाउंसेस ऑल्सो एंड यू विल बी गिवन रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑल्सो इन द पब्लिक सेक्टर. रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन मिलेगी. लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता. द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर इज़ दैट इट गिव्स एक्साइटिंग सैलरी पैकेजेस एंड पर्क्स. अब देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, बिगनिंग की बात करें तो हमें सैलरीज कम होती हैं, लेकिन वहीं हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है. आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, जितनी आपकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी है, उसके बेसिस पे आपको सैलरीज मिलेंगी, पर्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी बेशक नहीं है, लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो आपको सैलरीज बहुत एक्साइटिंग मिलेंगी. तो ये प्राइवेट सेक्टर का बेनिफिट है. रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर. सो दिस इज़ क्वाइट ईजी. रेलवेज पब्लिक सेक्टर में आता है. अब ऐसे नहीं है कि तुम लोग सोचो कि चलो यार ऐसे करते हैं कि कल को ना एक नया रेलवे ट्रैक बना लेते हैं, खुद की ट्रेन लॉन्च कर देते हैं. तो भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर.
जो लैंड आप यूज़ करोगे रेलवे ट्रैक के लिए वो गवर्नमेंट के अंडर है एंड गवर्नमेंट विल नॉट अप्रूव यू टू डू दिस, ओके, सो ये गवर्नमेंट के अंडर आएगा। प्राइवेट सेक्टर के बेस्ट एग्जांपल्स हैं टिस्को, एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एंड RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये प्राइवेट सेक्टर के बेस्ट एग्जांपल हैं, आपको पता ही है। रिलायंस जियो और जीने दो, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो रिलायंस जियो एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट, तो ये भी बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1907 बिफोर इंडिपेंडेंस एंड दिस इज़ द कंपनी जो इंडिपेंडेंस से पहले से है इंडिया में एंड अभी तक अच्छे से चल रही है, लाइक वन ऑफ द लीडिंग। एंड यू कैन से दैट टाटा के, देखो पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी, अब टाटा की इतनी रेंज आ चुकी है, टाटा ट्रक्स, टाटा मोटर्स, टाटा वॉचेस, अब देखते ही हो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, बहुत सारी चीज़ें हैं टाटा की। तो टाटा एक अपने आप में लीडिंग ब्रांड बन चुका है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइवेट सेक्टर की। अगर हम माइंड मैप की बात करें, ओवरऑल चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। द चैप्टर वॉज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, इंडियन इकॉनमी के सेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं इन द 3 कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में आएंगे एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज, टर्शरी में सर्विसेज। And on the basis of working conditions, we can divide the sectors of our economy into organized and unorganized. Organized जिसमें rules regulations follow होते हैं, proper procedure है। Unorganized जिसमें rules regulations proper procedure नहीं है। On the basis of ownership, we can divide in 2 categories, private and public. प्राइवेट जिसमें प्राइवेट ऑनर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आप मैं कोई भी हो सकता है, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। पब्लिक जो गवर्नमेंट के अंडर है, पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो आई होप यू आर क्लियर विद। Thank you so much for watching. If you find this video helpful for you, then don't forget to hit the like button. And if you are new to my channel, please subscribe to my channel and please share with your friends. वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ अच्छा काम कर लो लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, जितना शेयर करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, आई बेट यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।